नेक्स्ट एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब करेंगे। ऑस्मोसिस होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लेके चलते होते हैं। हमने क्या किया, हम एक चैम्बर लेके चलते होते हैं, राइट। और उस चैम्बर के अंदर हम कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, जो कि आपका क्या होगा, डीप ब्लू इन कलर हो। अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन के अंदर आइदर वाटर और डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, इसको ऐड करना है। बट कैसे ऐड करना है, अलोंग द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो आपका कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप इसको ऐसे ऐड करोगे तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आपको मिलेगी। नीचे आपका क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, वाटर। यानी कि दोनों सॉल्यूशन के बीच में आपको एक लेयर सेपरेट दिखेगी। अब आपको क्या करना है, इस अरेंजमेंट को कुछ डेज के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या करना है, ऐसे ही प्लेस कर देना है। तो जब आप इसको कुछ टाइम के लिए प्लेस कर दोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये पूरा सॉल्यूशन थ्रू आउट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यानी कि अब आपको दो लेयर सेपरेट सेपरेट नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों हुआ कि सोल्यूट के जो कॉपर और सल्फेट्स आयन थे, या सोलवेंट के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दोनों की आपस में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, राइट। तो डिफ्यूजन आपका कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल। अब अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ डिफरेंट मैनर्स में कैरी आउट करने की कोशिश करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगेन मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट, जिसको मैं क्या बोलूँगी, SPM इट शॉर्ट हो। आई विल टेल यू अबाउट SPM। फिलहाल हम इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एक तरफ तो आपने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट, और दूसरी तरफ आप क्या ले रहे हो, वाटर और डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि इस केस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना, वो सॉल्यूशन की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो सॉल्यूशन साइड का जो लेवल है ना, वो आपको समवट राइज अप दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते होते हैं, ऑस्मोसिस बोलते होते हैं। ऑस्मोसिस आर दैट प्रोसेस in which there is net spontaneous flow of solvent molecule from the solvent to solution side। और आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। ये आपका क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। अब जो ऑस्मोसिस है वो दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो परमिट करती है सोलवेंट मॉलिक्यूल को कम आउट, बाहर की तरफ आने के लिए परमिट करती है, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस, राइट। और एंडो ऑस्मोसिस क्या होगा कि ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें मेम्ब्रेन क्या परमिट करेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इनसाइड आने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। इज दैट क्लियर। अगर हम बात करें एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस के एग्जांपल की, तो हम अगर ग्रेप्स को कंसनट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं ना, तो ग्रेप्स आपके क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते होते हैं, राइट। तो ये जो श्रिंक हुए, डेट मीन्स इसमें जो आपका सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ, आपकी जो मेम्ब्रेन है उसने परमिट किया उसको आउटसाइड आने के लिए। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस का। और अगर हम ग्रेप्स को प्योर वाटर में प्लेस करते हैं ना, तो उस केस में ग्रेप्स आपके क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे,
तो अब मेम्ब्रेन ने क्या परमिट किया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इनसाइड आने के लिए। तो डेट मीन्स इस केस में जो एग्जाम्पल होगा ना, ये किसका हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन का ही डिफरेंस दे सकते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग of the solute and solvent particle, right? और osmosis क्या होता है? It is the movement of the solvent particle it is a movement of the solvent particle from pure solvent to solution with the help of semi permeable membrane. सेकेंड डिफरेंस की बात करें, डिफ्यूज़न के केस में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में वी रिक्वायर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तीसरी बात, डिफ्यूज़न के केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ पार्टिकल कैन मूव, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन मूव from less concentrated solution to higher concentrated solution और from pure solvent to solution। डिफ्यूजन की बात करें, ये गैसेस के केस में भी एग्जिस्ट कर सकता है एज वेल एज सॉल्यूशन के केस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऑस्मोसिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। जो डिफ्यूजन है, वी कांट रिवर्स इट, वी कांट स्टॉप इट, बट वी कैन रिवर्स और स्टॉप द ऑस्मोसिस। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, SPM। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? दिस इज दोज मेम्ब्रेन विच कैन अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती है, उसको हम क्या बोलते होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली वो दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स की आउटर स्किन के अंडर अवेलेबल होती है। डेट मीन्स ये एनिमल्स और प्लांट्स से मिलती होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिग्स ब्लैडर की बात करें, दिस इज द मोस्ट कॉमन एनिमल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें, दीज आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, दीज आर मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल cellophane, parchment paper, right, copper ferrocyanide, silicates of iron, cobalt and nickel. These are the example of artificial semi permeable membrane. Now हमें जो डिस्कस करना है that is the osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? अगेन इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलते होते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया कुछ इस तरीके से। अगेन हम इस कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट। कि प्योर सॉल्वेंट साइड है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एक नैरो ट्यूब को फिट कर देते होते हैं, जबकि जो आपका सॉल्यूशन साइड है इसमें वाइड ट्यूब ले लेते हैं और उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे SPM लगा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें ये होगा कि जो आपका नैरो ट्यूब में लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैरी आउट होगा। तो इस केस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से जो सॉल्वेंट साइड नैरो ट्यूब है उसके अंदर जो आपका लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जबकि जो आपका सॉल्यूशन साइड है वहाँ पे आपका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका फ्रिक्शनलेस पिस्टन है वो थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ क्या हो जाएगा, मूव। तो अगर हम पिस्टन की तरफ कुछ सुटेबल प्रेशर को अप्लाई कर दें,
ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री है सॉल्यूशन के अंदर वो प्रिवेंट हो जाएगी। अगर वो प्रिवेंट हो जाएगी तो नैरो ट्यूब के अंदर जो आपका लेवल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने जो ये प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से सोलवेंट साइड लेवल क्या हो गया, कांस्टेंट, एज वेल एज सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री इनटू द सॉल्यूशन क्या होगी, प्रिवेंट होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, राइट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड to prevent the entry of solvent molecule into the solution through the semi-permeable membrane is known as the osmotic pressure। अब इसमें अगर मैं प्रेशर को थोड़ा और हाई कर दूं, राइट, अगर हम हाई प्रेशर को अप्लाई करते होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हाई प्रेशर को अप्लाई करते होते हैं, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन साइड से सोलवेंट मॉलिक्यूल पास आउट होना स्टार्ट कर देंगे और वो किसकी तरफ जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। तो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। और जो हमारे घर में आरओ है उसमें यही प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और इस प्रोसेस की जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या होता है कि सी वाटर को, ओशियन वाटर को हम सोल्ट फ्री करते होते हैं। तो इसको हम कैसे करते होते हैं, हमने क्या किया कि हम एक्सेस प्रेशर को अप्लाई करते होते हैं। तो अब इसमें भी हमने क्या किया, अगेन एक प्लांट सेटअप करते होते हैं। उस प्लांट में आपके पास क्या होता है, एक तरफ तो आप सी वाटर ले लेते हो और जो दूसरी साइड होता है वो आप क्या ले लेते हो, फ्रेश वाटर ले लेते होते हो। और इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया। जो सी वाटर है उस तरफ हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। कोई सी वाटर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स, राइट। और प्योर वाटर आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वाटर क्या होता है, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस तरीके से हम वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसको यूजफुल बना सकते होते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करना हो ना, तो उस केस में जो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेम्ब्रेन कहलाएगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को पास आउट होने देती होती है और अदर आयंस एंड इम्प्योरिटीज को पास आउट होने नहीं देती। तो वेरी हाई प्रेशर पे जो आपकी जो सेलुलोज एसीटेट है, दिस इज अ प्रेफरेबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से मेज़र कर सकते होते हैं। जो इसके लिए बेस्ट मेथड है डेट इज़ द बर्कले एंड हार्टले मेथड। वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सोलवेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये किस पे है कि जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना सॉल्यूशन साइड, वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दे, प्रिवेंट कर दे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इस पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हम इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पोरस ट्यूब होती है जो दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या होती है, ओपन होती है। उस पोरस ट्यूब में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड अटैच होती है। कॉपर ट्यूब आपकी एक तरफ तो रिजर्वर से आर से फिटेड होती है और दूसरी तरफ उसमें एक और ट्यूब टी को लगाया जाता होता है, ठीक है। अब पोरस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट को फिल कर देते हो और प्योर सॉल्वेंट का फिल कर रहे हो और जो टी ट्यूब है ना उसमें हम एक जो आपका लेवल है ना सॉल्वेंट का उसको मार्क कर देते हैं, मान लो वो एम आर। अब इस पोरस ट्यूब को हम एक और आउटर वेसल के साथ क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। और वो आउटर वेसल होता है वो गन मेटल से बना हुआ होता है और उस आउटर वेसल में एक वाइट ट्यूब होती है एट द टॉप विच इज फिटेड विद फ्रिक्शनलेस एंड अ प्रेशर बोर्ड। अब हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन है ना उसको हमने किसमें ले लिया, आउटर गन मेटल वेसल में लिया। और जब इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा ना तो उसकी वजह से जो टी ट्यूब में लेवल है वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। और जब हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं सॉल्यूशन साइड विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, तो उस लेवल को वो क्या कर देगा, फिर से
मेंटेन कर देगा m पे, और उस टाइम हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लेते हैं और हम उसको डायरेक्टली रीड भी कर सकते होते हैं। ये मेथड अदर मेथड से बेनिफिशियल क्यों है, जो आपका बर्कले हार्टले मेथड है, तो इसका रीज़न क्या है कि इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर से बैलेंस किया जाता होता है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आता मेम्ब्रेन के ऊपर। और इस मेथड में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो भी चेंज नहीं होती क्योंकि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री है ना सॉल्यूशन के अंदर, वो प्रिवेंट कर दी जाती होती है बाय एक्सटर्नल प्रेशर से। तीसरा, टाइम लिया जाएगा ना ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट में, वो आपका बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अदर मेथड, तो दैट्स वाई वी प्रेफर द बार्कले एंड हार्टले मेथड, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है, तो हमें पता है जो पाई है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, तो पाई इज इक्वल्स टू RCT, वेयर C इज द मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन आपकी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि N/V। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पाई इज इक्वल्स टू N/V RT। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें ये प्रूफ करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर हमें सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, इनको हम क्या बोल सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। आप सोल्यूट के गिवन मास को W1 से डिनोट कर दो और मॉलिक्यूलर मास को M1 से। तो इसको हमारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू W1 अपॉन M1 इंटू में RT/V। तो M1 कितना हो जाएगा, W1 अपॉन में पाई RT/V। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते। अगर हम बात करें दैट इज द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम में भी पूछा जाता होता है। तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें तो बेसिक बात ये है कि प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ में जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट की तरह काम करता होता है, ठीक है। तो कैसे, जो हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। और जो ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट है इसमें कुछ फ्लूइड्स आपका क्या होता है, एग्जिस्ट करता होता है। हम इन यूनिट को सेल भी बोल सकते होते हैं, राइट। जब ये सेल आपके वाटर के कांटेक्ट में आती होती हैं या किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती होती है, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लेस हो जाता होता है, जो आपका जो सेल्स है यानी कि जो सेल फ्लूइड प्रेजेंट है इनसाइड द सेल से, तो वाटर मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होती है ना वो सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल, थ्रू द सेल वॉल। जो ये सेल वॉल होती है वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती होती है। तो इसकी वजह से जो आपकी सेल होती है वो रैप्चर होना स्टार्ट हो जाती होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोल देते होते हैं। और इस टाइम सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप्ड हो जाता होता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर। और अगर इसके अपोजिट कुछ ऐसा हो जाता है कि सेल किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जो आपकी सेल है वो क्या करना शुरू कर देगी, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस केस में जो आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर की तरफ जाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते होते हैं, राइट। ये तो उसके अंदर प्रोसेस हो गए। तो ऑस्मोसिस आपका क्या क्या काम करता होता है इन केस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो प्लांट है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट, ठीक है। तो इस ऑस्मोसिस के कारण जो सेल फ्लूइड की कंसंट्रेशन वो हायर हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर,
सबसे पहले जो प्लांट है ना, रूट की सोइल से जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, तो वो भी क्या होता है, ऑस्मोसिस के कारण होता है। दूसरा, जो वाटर आपका जो प्लांट्स है वाटर को अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इवन लीफ तक भी पहुंचाते होते हैं ना, तो वो भी किसकी हेल्प से पहुंचाते होते हैं, वो ऑस्मोसिस की हेल्प से पहुंचाते होते हैं। अगर एनिमल में बात करें तो एनिमल के केस में भी जो आपका वाटर है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के पहुंचता होता है, तो वो भी किसकी हेल्प से पहुंचता होता है, ऑस्मोसिस की हेल्प से पहुंचता होता है। लीव की जो स्ट्रेचिंग है, फ्लावर्स की जो स्ट्रेचिंग है, ये सारे प्रोसेस भी कौन कंट्रोल करता है, ऑस्मोसिस करता है। ऑस्मोसिस प्लांट्स की रैपिड ग्रोथ में हेल्प करता होता है। सेकेंडली ये सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता होता है। प्लांट्स में जो डिफरेंट मूवमेंट होती है जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, ये भी कौन कंट्रोल करता है, ऑस्मोसिस करता होता है। या फिर ब्रस्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, जब भी हम इसको वाटर में प्लेस करते हैं तो ये भी किसकी वजह से होता होता है, ऑस्मोसिस की वजह से ही होता होता है। तो दीज आर द सम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। So our next topic is isotonic and hypotonic और hypertonic। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब सेम, तो आइसोटोनिक क्या होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक। अगर एग्जांपल की बात करें, जो 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है ना, वो आइसोटोनिक है ब्लड प्लाज्मा के साथ, राइट। और हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक से हमारा क्या मतलब है, प्योर NaCl सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% एक्वस Na सॉल्यूशन से क्या हो, लेस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक मतलब ऐसे प्योर NaCl सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन से ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जितने भी आपके पॉलीमर्स हैं या प्रोटीन्स है या मैक्रोमोलिक्यूल है, तो उस केस में मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे बेटर प्रॉपर्टी कौन सी है, तो सबसे बेटर प्रॉपर्टी रहेगी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये पूछा जाता है कि इन सब में सबसे बेटर ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है, तो इसका रीज़न ये है कि जो आप इन प्रॉपर्टीज़ में चेंज को ऑब्जर्व करते होते हो ना, वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो 10⁻³ एटमॉस्फेयर तक भी ईजिली मेजर कर सकता होता है। सेकेंड थिंग, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका सुटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल नहीं होते। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की ये एडवांटेज है कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी मेजर कर सकते होते हो, ठीक है। और तीसरी बात, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसमें हम मोलैरिटीज़ को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट मेथड, राइट। दीज आर आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अभी तक हमने जितने भी रिलेशन ड्राइव किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, वो सारे के सारे वहीं एप्लीकेबल हो सकते हैं जहाँ पे आपका कोई जो सोल्यूट है वो क्या हो, नॉन इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स वो ना तो डिसोसिएशन करे ना ही एसोसिएशन का, राइट। अब ऐसा क्यों, अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लो जिसमें सोल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl ले सकते हो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट सकता है, H2SO4 ले सकते हो, या कुछ इनऑर्गेनिक बेसिस ले सकते हो, NaOH, KOH, या कुछ सोल्ट NaCl, KCl, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। या तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे या ये स्मॉल एक्सटेंट में डिसोशिएट हो जाएंगे। अगर ये डिसोशिएट होंगे ना, तो अब NaCl कैसे होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। और
अभी जितने भी हमने डेरिवेशंस किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कि मास ऑफ मोलिकुलर मास या मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए, तो जो मोलिकुलर मास था ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो रही है तो मोलिकुलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डेट मीन्स जो आपको मोलिकुलर मास की वैल्यू है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आ रही है, डिफर आ रही है। आइदर वो क्या आ रही है, बढ़ के आ रही है, या फिर वो कम होके आ रही है। तो ये जो चीज होगी ना इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलेंगे। अगर KCl की बात करें, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, कम होके आएगा, क्योंकि आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं बात कर रही हूँ बेंजोइक एसिड की, एसिटिक एसिड की, तो जब हम इनको बेंजीन में डिसोल्व करते हैं ना तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते होते हैं। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या हो गए, कम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल कम हुए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हुई और मोलिकुलर मास एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आ गया, बढ़ के आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी comes out to be different than the expected value, then the substance is said to show the abnormal molecular mass. तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास किन किन कंडीशन में शो किया जाता होता है, सबसे पहले तो जब आपका सॉल्यूशन आइडियल ना हो, यानी कि वो नॉन आइडियल हो, डेट इज वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ना हो। अब वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो डेट मीन्स सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। अगर वो डिसोशिएट या एसोसिएट होता है तो बहुत कम फर्क पड़ेगा ना, हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते होते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, द सॉल्यूशन शुड नॉट बी आइडियल, दैट इज इट शुड बी नॉन आइडियल, इट शुड नॉट बी डाइल्यूटेड। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि सोल्यूट आपका क्या होगा, एसोसिएशन कर सके। या थर्ड कंडीशन क्या होगी कि सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कर सके। अगर ये तीन कंडीशन अप्लाई होती है ना तब उस केस में जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास मिलेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना एक्सटेंट डिसोशिएट हुआ या कितना एक्सटेंट आपका एसोसिएट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए वेंट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम आई से सिंबलाइज करते होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर बोलते होते हैं। तो वेंट हॉफ फैक्टर आई किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी divided by calculated value of colligative property। इसको हम ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल को, राइट। तो ये तो आपकी आई की बात होगी। अगर मैं इसको मोलिकुलर मास की टर्म में बात करूँ तो हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास, राइट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर मास जो हमने ऑब्जर्व किया, डेट इज MC अपॉन में M। ये जो कैलकुलेटेड है डेट इज द नॉर्मल मोलिकुलर मास और इसको आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हो कैलकुलेटेड को, राइट। तो इस तरीके से हम वेंट हॉफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है ना तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल टू आयोटा x2, ये आपका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात होगी। दूसरा अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तो डेल TB इज इक्वल्स टू आयोटा KB मोलैलिटी। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आयोटा KB KFM। और फोर्थ वन हमारे पास क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT। तो आपकी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, राइट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि टोटल में से कितने मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे, कितना फ्रैक्शन आपका डिसोशिएट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डेट गेट डिसोशिएट फ्रॉम द टोटल मॉलिक्यूल या टोटल सब्सटेंस इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं इसको अल्फा से डिनोट कर रही हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स गेट डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर दें। तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि हमने एक सोल्यूट ले लिया, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और उसको जब हम सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये n आयंस में डिसोशिएट हो जाता होता है, राइट। तो एक इसमें गया N1B N2C एंड सोन चलता रहेगा, वेयर N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सोन इज इक्वल्स टू N, ये चीज़ आ जाएगी, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक मोल से स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली एक मोल था और डिग्री आपके जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो वो क्या हो गए, 0। तो ऐसे करते करते जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी ना, तो क्या होगा, आपका N आयंस तो आपके क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए, राइट। और अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो कितने आयन प्रोड्यूस्ड होंगे, N अल्फा, और अनडिसोशिएटेड आपके कितने रह जाएंगे, 1 माइनस में अल्फा, राइट। ये आपके अनडिसोशिएटेड रह गए। तो इस पोजीशन पे जो टोटल आयंस है वो किसके इक्वल हो गए, डिसोशिएटेड प्लस अनडिसोशिएटेड, ये आपके टोटल आ गए। तो क्या हो गया, 1, आप अल्फा कॉमन ले लो, N माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी, राइट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो टोटल नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, और इनिशियली हम कितने मोल सोच के चल रहे हैं, 1। तो आयोटा क्या होता है, आयोटा इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड आयोटा इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय आपकी क्या हो जाएगी, तो ऑब्जर्व आपने कितनी की, 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, और नॉर्मल एक आयन की वजह से था। इसको सोल्व करें तो आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, तो 1 को यहाँ ले जाए, आयोटा माइनस 1 ओवर N माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते होते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर मास की कंसेप्ट में बात करें तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग आयोटा की अगर हम बात करते हैं, आयोटा किसके इक्वल होता है आपका, आयोटा इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, यानी कि MC अपॉन में M, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आयोटा माइनस 1 ओवर N माइनस 1, पुट कर दें, अल्फा इज इक्वल्स टू MC ओवर MO माइनस 1 ओवर N माइनस 1, एलसीएम लोगे, MC माइनस MO N माइनस 1। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास की कंसेप्ट में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगेन आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा से डिनोट कर रहे हो, इसको कैसे डिफाइन करोगे कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट, कितने मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएटेड होंगे, उसको आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट, ये हो जाएगा। तो अगेन इसके लिए भी हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। हम सपोज करते हैं कि n मोल्स आपके क्या थे, प्रेजेंट थे, n मॉलिक्यूल्स आपके क्या थे, प्रेजेंट थे इनिशियली, और वो एसोसिएटेड होके आपके एक मॉलिक्यूल में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो Na किस में चला गया आपका, An में, राइट। कुछ इस तरीके से अगर हम अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन मानते हैं और हम एक मोल से स्टार्ट करते होते हैं, तो इक्विलिब्रियम में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे
ऑफ ए वो किसके इक्वल हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन वो किसके इक्वल हो जाएंगे आपके अल्फा बाय एन, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन, ये हो जाएगा। तो अगेन वेंट ऑफ फैक्टर आयोटा किसके इक्वल होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व इनकी वजह से होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन अपॉन में टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी 1, जो कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो हम इसको सोल्व करें, आयोटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा ओवर एल्फा बाय एन। तो आप क्या कर सकते हो एलसीएम ले सकते हो, आयोटा इज इक्वल्स टू एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन में एन, राइट। तो आयोटा इज इक्वल्स टू एन कॉमन 1 माइनस एल्फा, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा एल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा एन ओवर एन माइनस 1, ये सोल्व करके आएगा। और अगेन अगर मैं इसको मोलिकुलर मास के कंसेप्ट में बात करूं तो अगेन आयोटा किसके इक्वल होता है एम सी अपॉन में एम ओ। पुट करें एल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम सी ओवर एम ओ इंटू में एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, और इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका एम ओ माइनस एम सी ओवर में एम ओ इंटू में एन ओवर एन माइनस 1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे क्या होगा आपका डिसोसिएशन, और अगर आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहाँ पे क्या होगा आपका एसोसिएशन होगा, ठीक है। और अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है ना उस केस में जो आयोटा है इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ solute. Now theory of this chapter is completed. In next video we will discuss the numerical of this chapter.